साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। बिहार दरोगा के लिए जो ईडुटेरिया का नया सेट प्रैक्टिस आया है वो हम लोग देख रहे थे, जिसमें 4 सेट प्रैक्टिस को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग 5वें सेट प्रैक्टिस को कवर करेंगे और ये जो सेट प्रैक्टिस है वो वॉल्यूम 2 है। इससे पहले जो वॉल्यूम 1 आया था उसको भी कवर करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप लोग प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेट प्रैक्टिस को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेट प्रैक्टिस को। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो मदर मिल्क बैंक की हम लोग बात करें तो यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो राजकोषीय घाटा की हम लोग बात करें तो यह लगाया गया है 1,78,06,816 करोड़ रुपया का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कृषि क्षेत्र के लिए जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो विद्युत उत्पादन में सबसे ज्यादा हिस्सा की हम लोग बात करें तो यह थर्मल ऊर्जा का हिस्सा आता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्मल ऊर्जा जो है वो लगभग 59.1% बिजली उत्पादन होता है। उसके बाद से दूसरे सबसे बड़े हिस्सा की हम लोग बात करें तो यह अक्षय ऊर्जा आता है। अक्षय ऊर्जा का हिस्सा जो है वो 27.5% है। जल विद्युत की हम लोग बात करें तो यह जो है तीसरे नंबर पर आता है और इसका जो हिस्सा है वो है 11.7%। ध्यान रखिएगा 11.7% बिजली का उत्पादन जो है वो जल विद्युत के माध्यम से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है। तो शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश जो है वो भारत है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठवा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो नैनो यूरिया संयंत्र की हम लोग बात करें तो इसका जो उद्घाटन है वो गुजरात में किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है सातवां क्वेश्चन है, प्रति वर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया? तो विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस जो है वो प्रति वर्ष 14 अगस्त को मनाया जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आठवां, दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया? तो बम चक्रवात की हम लोग बात करें तो यह जो है अमेरिका और कनाडा के क्षेत्रों को प्रभावित किया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है नौवां क्वेश्चन है, EOS-07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SSLV। ध्यान रखिएगा कि SSLV D2 से जो है इसका प्रक्षेपण किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि तुर्की एवं सीरिया में जो भूकंप आया था उससे प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं हम लोग बात करें ऑपरेशन उपलब्ध की तो ऑपरेशन उपलब्ध जो है वो रेलवे टिकट की कालाबाजारी करने वाले दलालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जो है ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया। अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति की हम लोग बात करें तो ये जो अफगानिस्तान में भारतीय लोग फंसे थे उनके लिए ये चलाया गया अभियान था। तो इसको ध्यान रखिएगा कि देवी शक्ति अफगान में जो भारतीय फंसे थे उनसे संबंधित यह अभियान था। वहीं ऑपरेशन सद्भावना की हम लोग बात करें तो ऑपरेशन सद्भावना जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के आसपास के लोगों की मदद करने के लिए है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यह पूछ रहा है कि कुल मैंग्रोव वन जो है वो कितने वर्ग किलोमीटर में है। तो कुल मैंग्रोव वन की हम लोग बात करें तो ये जो है 4992 वर्ग किलोमीटर में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र के 0.15% क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर, खिजाड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो खिजाड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य की हम लोग बात करें तो यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और खिजाड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य को जो है फरवरी 2022 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यह जो है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। तो भारत में जो है अब तक कुल 12 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर, साइक्लोन वन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया। तो साइक्लोन वन की हम लोग बात करें तो यह भारत और मिस्र के बीच का सैन्य अभ्यास है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 15, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत जो है वो 8वें स्थान पर है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 16, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या थी। तो सबसे पहले हम लोग विज्ञान दिवस की बात करें तो यह प्रति वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष 2023 में इसकी थीम थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो बद्री नारायण को दिया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बद्री नारायण की एक पुस्तक जो है तुमड़ी के शब्द, ध्यान रखिएगा कि तुमड़ी के शब्द के लिए जो है इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा और बद्री नारायण को दिया गया है, इनको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो भौतिकी की हम लोग बात करें तो इनमें जो है वो पियर अगोस्तीनी को, फेरेंच क्लाउस को और एलियनर को दिया गया है। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो है वो फिजी में किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, 22वें फीफा विश्व कप 2022 का विजेता देश कौन है। तो 22वां जो फीफा विश्व कप यह कतर में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका जो विजेता था वो था अर्जेंटीना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना ने जो है वो फ्रांस को हराकर यह खिताब जीता है और यह खिताब जो है वो तीसरी बार अर्जेंटीना ने जीता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 21, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, वे किस देश के खिलाड़ी थे। तो पेले जो थे वो ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है। तो यह जो है पाकिस्तान के द्वारा यह घोषणा किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 23, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है। तो भारत जो है वो मछली उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही एक और ध्यान रखिएगा कि अंतर्देशीय मछली उत्पादन में जो है वो भारत प्रथम स्थान पर है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अंतर्देशीय में पहले स्थान पर है। ओवरऑल बात करें तो यह तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक जो है वो शेखर पाठक की पुस्तक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 25, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 के पुरुष एकल के विजेता कौन है। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन के जो विजेता हैं वो नोवाक जोकोविच है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है ध्यान रखिएगा यह सर्बिया के खिलाड़ी है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 की हम लोग बात करें तो पहला कथन कह रहा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो यह बिल्कुल सही है। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी व्यापार को इसने समाप्त कर दिया। दूसरा कथन कह रहा है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की प्रभुत्ता को मजबूत किया। तो यह भी सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो यह गलत है। वो अभी ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं आया था। यह जो है 1858 के तहत जो है वो ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आया। तो यह कथन गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन 1 और 2 जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 27, स्थानीय सरकारें आधार होती है। तो स्थानीय सरकारें की हम लोग बात करें तो यह लोकतंत्र का आधार होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता का वर्णन किया गया है। तो हम लोग न्याय की बात करें तो भारतीय संविधान में जो है वो 3 प्रकार के न्याय, ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के न्याय, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। वहीं हम लोग स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का बात कहा गया है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। उसके बाद से हम लोग समानता की बात करें तो 2 प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की बात कही गई है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता का बात कहा गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता। तो यह जो प्रावधान है वो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 2003 में हुआ था। इसी के द्वारा जो है वो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 30, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर कर सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 85(2) के तहत जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 31, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 बिल्कुल सही है। समाचार पत्र अधिनियम ये 1908 ये भी सही है। सी कह रहा है कि राजद्रोही सभा को रोकने के लिए संबंधित अधिनियम 1908, तो ये गलत है। यह जो अधिनियम था वो 1907 में लाया गया था। ध्यान रखिएगा कि राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित जो अधिनियम है वो 1907 में लाया गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था। तो पंचायतों एवं नगरपालिकाओं से संबंधित भारतीय संविधान में 1993 में प्रावधान किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1993 में जो है 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन करके पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 33, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की हम लोग बात करें तो यह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा गया है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में दिया गया है और इसी के तहत जो है वो 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। अगर ऐसे पूछे कि किसे संविधान का आत्मा कहा गया है तो वो प्रस्तावना को कहा गया है। अगर डॉक्टर बी आर अंबेडकर का नाम देकर
पूछे तो वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 35, निम्न में से कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है? तो एकल नागरिकता जो है यह संविधान का संघीय गुण नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकल नागरिकता जो है यह संविधान का एकात्मक गुण है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यह संविधान का एकात्मक गुण है, यह संघीय गुण नहीं है। बाकी स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, यह संघीय गुण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 36, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो यह जो है वो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछे तो यह जो है 1969 में किया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की जो स्थापना है वर्ष 1984 में किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा कि इसका मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 38, डाकघर बचत संगठनों को सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? तो यह जो है M4 समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, और इस पंचवर्षीय योजना का काल जो था 1961 से 1966 था, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 40, अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? तो अब तक 3 बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो है वो 1949 में पहली बार किया गया था, उसके बाद जो है 1966 में किया गया, और पुनः जो तीसरी बार था 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 41, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जो है वो जोजिला दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा जो है यह यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, यह जो है झारखंड में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि जादूगोड़ा की खान जो है वो झारखंड में है। वहीं भारतीय यूरेनियम निगम की हम लोग बात करें तो उसकी स्थापना 1967 में किया गया था, और इसका मुख्यालय जो है वो जादूगोड़ा में ही बनाया गया है। रानीगंज और कोरबा की बात करें तो यह लौह के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पन्ना की हम लोग बात करें तो यह मध्य प्रदेश में है, और हीरा के उत्खनन के लिए यह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 43, बेरिंग जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य की हम लोग बात करें तो यह आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44, किसी चट्टान में नतवलन डाउनफॉल्ड को क्या कहा जाता है? तो चट्टान में डाउनफॉल जो होता है उसे अभिनति कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील जो है वो स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर की हम लोग बात करें तो यह जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि भारत का पूर्वी बिंदु किबतू या पश्चिमी बिंदु गहीर माता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से सभी कथन जो दिया गया है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी की हम लोग बात करें तो यह एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, क्वार्टजाइट निम्न में से किस प्रकार की एक शैल होती है? तो क्वार्टजाइट की हम लोग बात करें तो यह जो होती है रूपांतरित चट्टान होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 50, वह क्षेत्र जहां की
किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की जो खेती होती है वो ट्रक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? तो मौर्य काल में जो संस्था और संचार होता था वो गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 52, मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो मिथिला के कर्नाट वंश की जो स्थापना है वो नान्यदेव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से इसके अंतिम शासक को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि हरि सिंह देव जो था अंतिम शासक था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 53, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। पहला कह रहा है कि वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा, तो इसने जो है दूसरी बार भारत यात्रा 1501 में किया था और पहली बार अगर पूछे तो 1498 में इसने जो है वो भारत की यात्रा किया था। वांडी वास का निर्णायक युद्ध की हम लोग बात करें तो यह जो हुआ था 1760 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो यह 1600 ईस्वी में हुआ था। बेदरा के युद्ध की हम लोग बात करें तो बेदरा का जो युद्ध है 1759 में हुआ था। तो जब इसको हम सही क्रम वाइज सजाएंगे तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा वास्को डी गामा का दूसरा बार आगमन, उसके बाद से हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तब हो जाएगा बेदरा का युद्ध और उसके बाद से सबसे अंतिम में हो जाएगा वांडीवास का युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1342, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 54, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो अस्थाई बंदोबस्त की हम लोग बात करें तो यह पंजाब में प्रचलित नहीं थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो व्यवस्था थी उड़ीसा और बिहार के क्षेत्रों में प्रचलित थी, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो दादा भाई नौरोजी जो है 1892 में हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य निर्वाचित हुए थे और यह जो निर्वाचित हुए थे वो उदारवादी दल के तरफ से यह निर्वाचित हुए थे। तो इसको ध्यान रखिएगा कि यह उदारवादी दल से निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 56, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो क्रिप्स मिशन की हम लोग बात करें तो यह वर्ष 1942 में जो है वो भारत आया था। इसके साथ जो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे वो मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 57, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न की हम लोग बात करें तो ये पुन्ना, रन और पंप शामिल है। कंबन जो है इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कंबन का जो संबंध है यह तमिल साहित्य से है, इसको ध्यान रखिएगा, यह कन्नड़ साहित्य से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? तो कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा जो है वो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किया था? तो नेशनल हेराल्ड जो पत्रिका थी वो जवाहरलाल नेहरू की पत्रिका थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका संपादन जो है वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अंग्रेजी में किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी पत्रिका थी और 1938 में इसका जो है संपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो यह जो है 6 अप्रैल 1919, ध्यान रखिएगा कि 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था? तो यह जो है वो राजा जयसिंह के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, मारी याह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था। तो मारी याह प्रथा की हम लोग बात करें तो यह जो है नर बलि प्रथा है। ध्यान रखिएगा कि नर बलि प्रथा को ही मारी याह प्रथा के रूप में जाना जाता है। तो इसके प्रतिबंध पर जो है वो खूंड जनजाति ने विद्रोह किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो लॉर्ड हार्डिंग, ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग ने इस पर प्रतिबंध लगाया था और इसी के विरोध में जो है खूंड जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 64, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था। तो बौद्ध धर्म की वज्रयान जो शाखा थी वो 5वीं 6वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 65, निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थल दिया गया है और दूसरी तरफ नदी दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बिल्कुल सही है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे ये भी सही है। रोपड़ चेनाब नदी यह गलत है। रोपड़ जो था वो चेनाब नहीं सतलज नदी के किनारे था। इसको ध्यान रखिएगा कि रोपड़ सतलज नदी के किनारे था। दायमाबाद जो था वो प्रवारा नदी के किनारे था। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए जो गलत सुमेलित है वो ऑप्शन सी है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 66, हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे। तो हॉट स्पॉट की अवधारणा जो था वो नॉर्मन मेयर्स के द्वारा वर्ष 1988 में दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र के मुख्यालय की हम लोग बात करें तो यह बेंगलुरु में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 68, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस की हम लोग बात करें तो N2O, CO2 और CH4 ये तीनों जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज है, लेकिन NO2 जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, ओडिशा की चिलिका झील को किस वर्ष रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया था। तो यह जो है वर्ष 1981 में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिशा का चिलिका झील जो है वो भारत का पहला रामसर स्थल है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसे वर्ष 1981 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70, पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी की हम लोग बात करें तो यह जो है जीव एवं वातावरण के बीच के संबंध के अध्ययन को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71, एस्पोंजिला किस संघ से संबंधित है। तो एस्पोंजिला की हम लोग बात करें तो यह पेरिफेरा संघ से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, लाइसोसोम क्या है। तो लाइसोसोम जो है वो पाचन केंद्र होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है। तो संयोजी उत्तक की हम लोग बात करें तो रक्त संयोजी उत्तक है, अस्थि भी संयोजी उत्तक है और उपास्थि भी है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों जो है वो संयोजी उत्तक के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, जीरोप्थेल्मिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो जीरोप्थेल्मिया की हम लोग बात करें तो यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, उपास्थि कार्टिलेज की कोशिकाओं को कहा जाता है। तो कार्टिलेज की जो कोशिकाएं होती है वो कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 76, मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है। तो मानव शरीर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव श्वसन में CO2 का संचरण जो होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 77, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। तो त्रिकोष्ठीय हृदय की बात करें तो यह उभयचर और सरीसृप में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि क्या कहलाती है। तो रक्तचाप को जो नियंत्रित करती है वो अधिवृक्क ग्रंथि करती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 79, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यह यूरोक्रोम के कारण जो है वो मूत्र का पीला रंग होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 80, निम्न में से कौन सा जीन का कार्यात्मक इकाई है? तो जीन की कार्यात्मक इकाई की बात करें तो सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन जो होता है वो जीन की कार्यात्मक इकाई होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81, प्लांक नियतांक का मात्रक है? तो प्लांक नियतांक का मात्रक जूल सेकंड होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 83, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए जो टुकड़े हैं आपस में चिपक जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 84, निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य की हम लोग बात करें तो यह बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं लाल रंग जो होता है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 85, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट को मिलाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो होता है बारूद। पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो बारूद होता है, तो ए का हो जाएगा 3। पेनिसिलिन जो है यह प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होता है, तो बी का हो जाएगा 4। यूरिया की हम लोग बात करें तो यूरिया उर्वरक होता है, तो सी का हो जाएगा 1। मैलाथियान की बात करें तो यह कीटनाशी होता है, तो डी का हो जाएगा 2। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, निम्न में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो बोरॉन होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा होता है? तो कार्बनिक अम्ल की हम लोग बात करें तो एसिटिक अम्ल जो होता है वो कार्बनिक अम्ल होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 89, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है वो लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, तो बिल्कुल सही है। 2 कह रहा है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है, तो यह गलत है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो सबसे अधिक होती है। तीसरा कथन कह रहा है कि निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। एक और तीसरा जो है पहला और तीसरा कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, काल मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? तो यह जो थी मोहिनी अट्टम की एक नृत्यांगना थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम की हम लोग बात करें तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसको ध्यान रखिएगा कि मोहिनी अट्टम जो है यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 92, भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारतमाला परियोजना की हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या की हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश है। उसके बाद से दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पर बात करें तो बिहार आता है। और उसके बाद से चौथे नंबर की हम लोग बात करें तो चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। तो इसको जब हम लोग क्रम वाइज सजाएंगे तो सबसे पहले हो जाएगा महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 94, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उसके लेखकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ लेखक दिया गया है और दूसरे तरफ पुस्तक दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है रसखान। तो रसखान की जो पुस्तक है वो प्रेम वाटिका है, बिल्कुल सही है।
दूसरा कह रहा है कि फिरदौसी, तो फिरदौसी के द्वारा शाहनामा की रचना किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। सी है रविंद्रनाथ टैगोर, तो हंगरी स्टोन जो है इनकी रचना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि अमृता प्रीतम, आंसू दिया गया है, तो यह गलत है। आंसू जो है यह जयशंकर प्रसाद, ध्यान रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद की यह पुस्तक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 95, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पूछ रहा है कि किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। तो इसकी हम लोग बात करें तो रूस का राष्ट्रीय खेल है, ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, लेकिन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल जो है वो बैडमिंटन है। ध्यान रखिएगा कि बैडमिंटन जो है वो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 96 से 100 तक मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसका मैं सिर्फ आपको आंसर बता दे रहा हूं, आप लोग मिला लीजिएगा। 96 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2% इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 98, 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 99, 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 100, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा सेट 5 था वो कंप्लीट हुआ। इससे पहले जो है 4 सेट प्रैक्टिस को कवर करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तथा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो उसको जरूर ज्वाइन करें। ये सारे PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।